Hello, friends. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Sir, good afternoon. Yes, welcome. Good afternoon, sir. Good afternoon. Welcome to all. Okay. So, बहुत लंबी छुट्टी के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो सर का थर्ड बुक, द एंड ऑफ माय असम्पशंस ऑफ मायज़म। इस बुक का साइकोटिक चैप्टर हमारा शुरू था। तो साइकोटिक चैप्टर में हम देखने वाले हैं साइकोसिस प्रेसिपिटेट इन यंग चिल्ड्रेन बाय पेरेंट्स। तो यही शुरू था ना हमारा। सो साइकोसिस प्रेसिपिटेट इन यंग चिल्ड्रेन बाय पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से ही बच्चों में साइकोसिस स्टिमुलेट होता है, साइकोसिस स्टार्ट हो जाता है। सो वो कैसे? सो इन द मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड द पेरेंट्स in the first place are averse to having children. देखो, हर कोई न्यूली मैरिड हमेशा ये सोचते हैं कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट देते हैं हमारे करियर को। पहले हमारा करियर, उसके बाद फिर फैमिली, फिर बच्चे, फिर फैमिली मेंबर्स। तो ये जो सोच है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ साइकोसिस। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ साइकोसिस। जब कोई भी इंसान, कोई भी पेशेंट खुद के बारे में सोचेगा, दैट इज साइकोसिस। सो इफ एट ऑल दे हैव वन, दे डू नॉट हैव टाइम फॉर देम। यस, such an unwanted child never gets love from either of the parents. तो जो लोग अपने करियर को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए उनका करियर, उनकी पोजीशन, उनका पैसा है ना, इनकम, प्रॉपर्टी, इन चीजों के बीच में फिर बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं होता है ना। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, हम कोई केयर टेकर लगा लेंगे, या फिर टेकिंग हाउसेस होते हैं वहां बच्चों को रखेंगे। तो इसका मतलब क्लियर होता है कि बच्चों को लव एंड अफेक्शंस पेरेंट्स से नहीं मिल रहा है। फिर ऐसे बच्चे अल्टीमेटली अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। फिर वो उनको क्या चाहिए? लव चाहिए। बच्चों को अटेंशन चाहिए, लव चाहिए। अगर वो घर में नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स से नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली वो बाहर से, आउटसाइड से उसे ढूंढेंगे। और बाहर इतने सारे सोर्सेस हैं उनको इस चीज को पाने के लिए, जैसे फ्रेंड्स हैं, नेबरर्स हैं, रिलेटिव्स हैं। तो जहां से वो मिलेगा वहां उस तरफ वो डाइवर्ट होंगे, टर्न होंगे, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। यही चीज उनको माइज़म चेंज करने में, गियर चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर वो बच्चे ऑटोमेटिकली सोरा टू साइकोसिस में जाएंगे। कुछ बच्चे डायरेक्ट सिपिलिटिक में जाएंगे, कुछ साइकोसिपिलिटिक हो जाएंगे, जैसे कि उनमें प्रिकॉसिटी आ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल होते हैं जो बच्चों, हम बोलते हैं ना, फिर ये बच्चे ऑटोमेटिकली मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। अर्ली मैच्योरिटी उनमें आती है। पेरेंट्स, इनके ही पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारे बच्चे बहुत ही मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, ये सब अपना काम खुद होके करते हैं, बड़ों बड़ों जैसी बातें करते हैं, इनमें मैच्योरिटी काफ़ी आ गई, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी हाई है, बहुत अच्छा है, ये सब बातें समझते हैं, अपना स्टडी खुद होके करते हैं, इनको कभी बोलना। दिस इज रॉन्ग। उन्हें ये नहीं समझ रहा है कि बच्चा किस तरफ मूव हो रहा है।
दिस इज द इंडिकेशन स्टार्टिंग ऑफ समथिंग। कुछ तभी उनके लाइफ में, उनके बॉडी में अभी रॉन्ग होने वाला है, कुछ तभी सीरियस होने वाला है, कुछ तभी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। दिस इज द स्टार्टिंग और इंडिकेशन समथिंग विल हैपन रॉन्ग और डेंजरस। तो ये क्यों हो रहा? बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास वो उतना वक्त नहीं उनके साथ स्पेंड करने के लिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उनके क्वेरीज सॉल्व करने के लिए, उनके क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए टाइम नहीं है। सो दे थिंक मनी एंड कंफर्ट इज ऑल एट द चाइल्ड्स नीड। उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को वो हर चीज हमने देनी चाहिए, है ना, तो उसके लिए चाहिए पैसा। तो हम तो हमारे बच्चे की पूरी नीड्स पूरी करते हैं, पूरा ध्यान उनके तरफ देते हैं, लेकिन खाली पैसों से नहीं होता है। बच्चों को जो चाहिए, है ना, उनकी सोरिक स्टेज है, और सोरा में उन्हें पैसा मनी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए लव एंड अफेक्शन। जो सोरिक एज होता है, उस एज में उन्हें ओनली लव चाहिए, और वो लव उन्हें मिलना ही चाहिए। तो ही वो बराबर सही तरह से उनकी ग्रोथ होगी, मेंटल एंड फिजिकल, और वो बच्चे ऑलवेज हेल्दी रहेंगे। अगर उनकी ये नीड नहीं पूरी होती है तो वो गियर चेंज करेंगे, वो माइज्म चेंज करेंगे, सोराटो साइकोसिस में जाएंगे। फिर उन बच्चों को चाहिए पैसा, और वो स्टेज में फिर पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि इसे कितना पैसा देना, ये इसकी हर दिन नई डिमांड होती है, हर चीज इसे चाहिए होती है, हर चीज के लिए ये डिमांड करता है, कब तक हमने इसकी डिमांड पूरी करना। तो ये किसकी वजह से हुआ? तो वो उस पेरेंट की वजह से ही हुआ, है ना। तब उसे पैसा चाहिए क्योंकि उसने गियर चेंज किया, उसने माइज्म चेंज किया, वो सोरा से साइकोटिक में गया। यस। सो द मेड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, न्यूट्रिशन एंड बॉडी केयर। यस। तो बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं हम पैसा कमा रहे हैं, हम बड़े से बड़े, अच्छी से अच्छी, ज्यादा पेमेंट वाली केयर टेकर लगाएंगे, मेड लगाएंगे। लेकिन वो मेड जितनी महंगी होंगी उतनी वो उसकी परफेक्टली ड्यूटी परफॉर्म करेंगी, वो उस चीज को ओनली ड्यूटी ही समझेंगी और ड्यूटी के तरह ही उसे निभाएंगी। टाइम पे आएंगे, टाइम पे उसे नरिश करेंगी, टाइम पे उसका खाना देगी, टाइम पे उसे नहलाएगी, टाइम पे ही उसका होमवर्क लेगी, टाइम पे उसको स्कूल पहुंचाएगी, टाइम पे उसे खेलने को लेके जाएगी, टाइम पे ही हर चीज उसे देंगी, दूध, चाय, बिस्किट, जो भी है वो एग्जैक्टली टाइम फॉलो करेंगी। ये जो वो एग्जैक्टली दे रही है, पेरेंट्स बहुत खुश होंगे कि वो कितना टाइम टू टाइम हर चीज फॉलो कर रही है, लेकिन वो हर चीज फॉलो कर रही है, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि वो उसके ड्यूटी में प्रोमिनेंट है, परफेक्ट है, वो उसकी ड्यूटी कर रही है क्योंकि उसे उसका पेमेंट मिल रहा है। लेकिन वो जो कर रही है वो ड्यूटी समझ के कर रही है, वो उस बच्चे को समझ के, उसके इमोशंस को समझ के, उसके नीड को समझ के नहीं कर रही है, इसीलिए वो बच्चों को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। So, needs of the child, nutrition and body, the physical needs may be satisfied mechanically, but what the human childs also need is love, care, and attention, which should be motherly. Yes, तो ये ओनली मदर ही दे सकती है, लव, केयर एंड अटेंशन। ये कोई मेड, कोई रिलेटिव, सर्वेंट नहीं दे सकता। So this 5 to 6 years child may be exposed to best tuitions, best school, best education, but it is also exposed to some turmoil at home. इन बच्चों के क्या हाल होते हैं, इन बच्चों के क्या हाल मेड लोग ये करते हैं, हम
कितनी बार हम लोगों ने न्यूज में सुना है, पेपर में पढ़ा है, यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, छोटे छोटे वीडियोस रील्स आते हैं कि किस तरह से मेड उनका नरिशमेंट करती है, किस तरह से उनको उन बच्चों को तकलीफ देती है घर में। यस, उनसे काम करवाती है, उनसे उन्हें बराबर मतलब किस तरह से खाना हाइजीन मेंटेन नहीं करेगी, किस तरह से उनको वो खाना परोसते खाना देती है ना, क्योंकि पेरेंट्स दोनों भी घर पे नहीं है और पीछे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। इसलिए कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। तो जिस तरह से उसे उसके साथ जो हो रहा है, उसकी जिस तरह से नरिशमेंट हो रही है, उसके इफेक्ट उसके माइंड पे होना ही है, वो चीजों के संस्कार उसके बॉडी पे होना ही है। यस, तो ये सब उसे चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देती है वन मायाजम टू अनदर, सोरा टू साइकोसिस, साइकोसिस टू सिफिलिस। Yes. So the father and mother who also do not have time for each other and who do not vibe with each other have daily quarrels and fight, sometimes even physical. कुछ घरों में पेरेंट्स में अगर कुछ अनबन है, पेरेंट्स में जमता नहीं है, पेरेंट्स में हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, तो उन घरों में झगड़े होते हैं। झगड़ों का परिणाम बच्चों के माइंड पे होता है और बच्चे ऑटोमेटिकली उस सब बातों की वजह से जो परिणाम उनके माइंड पे एंड बॉडी पे हो रहा है, तो मायाजम चेंज करेंगे। कुछ बच्चे इतने डल हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत शार्प हो जाते हैं, उनमें प्रिकॉसिटी आ जाती है, और कुछ बच्चे अंडर ग्रोथ हो जाते हैं, मतलब उनका माइंड उस तरह से डेवलप ही नहीं होगा। बॉडी डेवलप हो जाएंगे लेकिन माइंड डेवलप नहीं होगा। कुछ बच्चे ओबेज हो जाते हैं क्योंकि उनमें किसी चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं होता है। तो दिस इज ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मायाजम। किस तरह से सोरा से साइकोसिस में जा रहे, साइकोसिस से सिफिलिटिक में जा रहे। सो द पुअर चाइल्ड वॉचिंग दिस साइलेंटली इज पेट्रिफाइड। यस, पेट्रिफाइड। पेट्रिफाइड मतलब कि किस तरह से एक कोमल सेंसिटिव माइंड, कोमल मन उस बच्चे का किस तरह से चेंज होते जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड थिंग्स लाइक पत्थर, स्टोन, रॉक। यस, सो there is a sense of insecurity. What if my parents divorce? Yes, तो बच्चे जैसे जिन घरों में झगड़े होते हैं, जिन पेरेंट्स में झगड़े होते हैं, तो बच्चे उस टाइम पे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो डर डर के रहेंगे। फादर ऑफिस से घर पे आए, बाहर से घर पे आए, तो इनको डर लगेगा अब घर में क्या होगा, है ना। पेरेंट्स मतलब फादर मम्मी को कुछ बोलेगा तो नहीं, है ना, मारेगा तो नहीं, डांटेगा तो नहीं। इस तरह से बच्चा डर डर के मन में एक एंजाइटी, टेंशन, इनसिक्योरिटी होती है उस बच्चे के। तो ये कितने दिन तक रहेगी? धीरे धीरे वो इनसिक्योरिटी फियर में कन्वर्ट होती है और फियर से फिर वो बच्चा धीरे धीरे फियरलेस बनते जाता है। फिर जब वो फियरलेस बनेगा तो वो फादर के सामने डरेगा नहीं, है ना। फिर उसमें एक ऐसे करेज बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर वो फादर से भी उलट के जवाब देगा, फादर का सुनेगा नहीं, डिसोबीडियंट बनेगा। तो ये सब जो हो रहा है, ये दिस इज द चेंज इन मायाजम। उस फादर ने ही उस बच्चे में ये प्रिसिपिटेट किया है सोरा टू साइकोसिस, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी कुछ दिन तक रही, और जैसे वो बार बार उसके सामने होते गया तो ऑटोमेटिकली वो सेंसिटिविटी कन्वर्ट हो गई करेज में, फियर से करेज। यस, द चाइल्ड इज सेंसिटिव to all these and weeps and gets frightened because of his predominant sorrow. The timid constitution is sensitized every day and weeps until the tears dry. आप देखो, कुछ दिन बच्चों को आपने
सबसे पहले डांटा, उसके बाद एक थप्पड़ मारी, उसके बाद फिर कुछ गलती हो गई कि थप्पड़, कुछ गलती हो गई कि मारना पीटना थप्पड़। स्टार्टिंग में वो बच्चा रोएगा, उसके टीयर्स निकल के आएंगे, है ना, है ना, 2 4 5 बार 10 बार रोएगा, लेकिन धीरे धीरे उसके आंसू ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो बच्चा ही बोलेगा मारो, तुम्हारे को जितना मारना है, मैं रोऊंगा नहीं। अंदर से तो रोता है लेकिन टीयर्स नहीं आएंगे, ड्राई हो जाएंगे। दिस इज द चेंज ऑफ माइज। नाउ उसकी सेंसिटिविटी, दैट मीन्स सोरा कंप्लीटली चले गया, अब वो साइकोसिस में आए। अब वो हाइड कर रहा है, उसका ग्रिप, उसके आंसू, उसके टीयर्स हाइड कर रहा है। दिस इज साइकोसिस एंड दिस इज मोर डेंजरस। Yes. So the timid constitution is sensitized every day and weeps until the tears dry. He tries to pacify the parents in his own way, but for him he is trying to change his parents, which he can never succeed. बच्चे बहुत कोशिश करते हैं पेरेंट्स को भी समझाने की, पेरेंट्स को चेंज करने की, है ना। आप देखो एक आधी बार झगड़ा हो रहा है तो छोटे बच्चे आएंगे, पापा पापा ऐसा मत करो ना, नहीं ना पापा मारो मत ना, नहीं ना पापा डांटो मत ना, पापा गाली मत दो ना, पापा बोलो मत ना, मम्मी आप चुप बैठो ना, मम्मी आप उधर चलो ना, मम्मी आप चलो ना, मम्मी चुप बैठो ना, मम्मी ऐसा मत बोलो ना, मम्मी ऐसा। बच्चे समझाते हैं। दिस इज सेंसिटिविटी। अभी वो प्रिकॉसिटी में पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा बहुत होशियार हो गया, उसे सब समझता है। ये प्रिकॉसिटी नहीं है, ये इसके बाद प्रिकॉसिटी में चेंज हो जाएगा जब आप सुनेंगे नहीं। फिर वो किस तरह से वो प्रिकॉसिटी उसमें आ जाएगी, तो वो बच्चा खुद सोचने लग जाएगा कि इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है, ये कोई चेंज होने वाले नहीं, इनमें कोई भी चेंज होगा नहीं, बदलेंगे नहीं, ये इनका रोज का ही नाटक है, ये रोज का ही ऐसा करते रहेंगे। बच्चा जाएगा अपने रूम में, दरवाजा बंद करके बैठ जाएगा, या फिर कुछ म्यूजिक सुनेगा, म्यूजिक या फिर टीवी का वॉल्यूम हाई करके बैठा रहेगा। तुम झगड़ते बैठो, तुम गाली देते बैठो, तुम्हारा कुछ भी करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं नहीं कुछ अब तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। दिस इज प्रिकॉसिटी। अब वो धीरे धीरे अपने सब काम खुद होके करेगा, उसे क्या चाहिए उसे क्या नहीं चाहिए उसके तरफ उसका पूरा ध्यान होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिकॉसिटी। नाउ उसमें मैच्योरिटी आना शुरू हो गया जब आपने उसको सुनना बंद कर दिया, उसके सेंसिटिविटी की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। यस, but for him he is trying to change his parent, which is he can never succeed. They are blinded by their egos. The poor child's primary reaction of weeping and pleading to the hostile stimulus of parents fight has failed. He mentally shift his gear of defense. Yes, अब सोरा से वो साइकोसिस में गया। उसकी जो नीड थी लव अफेक्शन केयर वो चली गई, उसे पता है अब नहीं ये मिलने वाली, इसलिए वो चलेगी। इसलिए वो धीरे धीरे अपना सब कुछ अपने आप खुद करना शुरू कर देगा। ही इज एज इफ ऑर्फन, है ना। जब उसका कोई सुनता ही नहीं, उसके तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं, तो वो अपने रूम में जाके खुद को बंद करके घंटों तक बैठे रहेगा, घंटों तक अपनी पढ़ाई करेगा, या फिर इनके सामने भी नहीं आएगा। क्यों? उसे पता है कि ये लोग सुधरते नहीं, ये लोग उनका कुछ छोड़ते नहीं, ईगो, इसलिए वो खुद को ऑर्फन टाइप समझना शुरू करेगा, है ना। मैं तो एक अनाथ के जैसा हूँ, घर में मेरा कोई सुनता ही नहीं, मेरे तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं, ये दोनों अपने में, अपनी बातों में, अपने में ही लगे रहते हैं। Yes. He decided to grow on his own. His second defense of psychosis switches on. देखो, precipitation. He becomes precautious.
He becomes too much matured for his age. अब देखो ये जो यहाँ पे मैच्योरिटी आ रही है ओनली मेंटल लेवल पे नहीं तो फिजिकल लेवल पे भी आना शुरू हो जाती है। फिर ये इनके पास मोबाइल है, फिर ये बच्चे धीरे 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 फिजिकली भी उन बातों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। So he becomes precocious. He becomes too much matured for his age. So early age में ही इनमें सेक्सुअल चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं फिजिकली। So he grow mentally as well as physically. At the raw age of 7 to 8 years, he starts having all the qualities of an adult. He starts advising his mother about how to behave and how not to, and very often right. His decisions are mature. He stands first in his class. Immense intellectual capacity. This may go to the extent of the child being recognized as a child prodigy. All his faculties are well developed. Even the sexual maturity or the interest in the sex develops too early in childhood. He may start hugging and kissing, touching breast of the mother, maids, or even other ladies, which may go unnoticed for his age. The Oedipus reflex of children prematurely matures into sexual afflictions. So, एडिपस, एडिपस का मतलब क्या होता है? एडिपस, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। कौन बताएगा व्हाट इज एडिपस? एडिपस रिफ्लेक्स। एडिपस रिफ्लेक्स मतलब अर्ली एज में सेक्सुअल मैच्योरिटी आना। तो एक स्प्रिंग्स नाम का एक इंसान होके गया जो फॉरेन कंट्री में था, स्प्रिंग्स। इसमें बिकॉज ऑफ प्रिकॉसिटी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ये कल्चर ही है कि पेरेंट्स एक साथ रहते ही नहीं, तो पेरेंट्स एक साथ नहीं रहते तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट बच्चों पे होना ही है। तो इसी तरह से स्प्रिंग्स नाम के इंसान पे भी, बच्चे पे भी इस सब चीजों का इफेक्ट हुआ। वो प्री मैच्योरली मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद उसने अपने मदर से ही शादी की इन द अर्ली एज। दिस इज कॉल्ड द इडिपस रिफ्लेक्स। इसीलिए इन बातों को इडिपस नाम दे दिया। सो एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा यहाँ कि ये जो अर्ली मैच्योरिटी बच्चों में आती है मेंटली एज वेल एज फिजिकली, तो इन बच्चों में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी फिर माइंड में आ जाती है। तो वो कैसे? कुछ तभी कुछ ना 1% to 5% कुछ ना कुछ एबनॉर्मल थिंग्स इनके माइंड में रहेंगी। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने ट्रीट किया कि मेरे ही एक फ्रेंड थे, डॉक्टर थे, और उनके हस्बैंड इंजीनियर थे। तो दोनों में कुछ बातों की वजह से बहुत झगड़े होते थे, बहुत टेंशन्स घर में रहती थी, कुछ फैमिली टेंशन्स थे, कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स थे। तो दोनों हस्बैंड में इन सब बातों की वजह से कभी अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रही। दो बच्चे थे उनको, एक लड़की और एक लड़का। लड़की बड़ी थी, लड़का छोटा था। तो लड़का जस्ट कुछ 6-7 साल का ही था, 7 साल का था जब उन्होंने मेरे पास लाया उसे। और उसके सिम्टम ये थे कि ये कभी भी कोई भी लेडीज दिखी तो डायरेक्ट टच करता है, ब्रेस्ट को टच करेगा, बटक्स पे मारेगा, टच करेगा, हाथ घुमाएगा पीछे से जाके। तो वो इन बातों की वजह से वो
उसकी मदर बहुत ही परेशान थी। ये हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आएगा, कोई लेडीज आए, तो ये जाके डायरेक्ट उनके मांडे पे बैठ जाता है, टच करेगा, ऐसी चीजें, ऐसा टच करेगा, मतलब वो सामने वाले को समझ में आता है कि ये कुछ तो भी रॉन्ग कर रहा है। इन बातों की वजह से वो दोनों भी पेरेंट्स बहुत ही शर्मिंदा थे, बहुत ही परेशान थे, बहुत ही एम्बैरेस कंडीशंस उनके सामने आ जाती थी, क्योंकि वो सुनता नहीं था उनके सामने। कितना भी डांटो, कुछ भी करो, वो सुनेगा नहीं। वो उसे जो करना है वो बिल्कुल करेगा ही वो। और ये सब परिणाम उसके माइंड पे हुआ बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ होम। घर में हमेशा उसने झगड़े ही देखे, कभी पेरेंट्स में भी उसने कभी लव देखा नहीं, और ना ही इन बातों की वजह से उसे वो केयर, वो लव मिला नहीं। तो धीरे धीरे उसका माइंड डाइवर्ट होते गया। या फिर बहुत से बच्चों में ये परिणाम इस बात की वजह से भी होते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ में लेके सोते हैं, तो फिर अगर उन बच्चों ने कुछ देख लिया, तो वो चीज भी उनके माइंड पे बहुत अफेक्ट कर देती है। तो उससे भी उनमें वो चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, माइंड में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। माइंड में जैसे चेंजेस होंगे वो फिर फिजिकल में आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो बच्चे में ये चेंजेस आते गए, फिर वो इतने परेशान हुए कि फिर उसका मन पढ़ाई में नहीं रखता था, वो कंटिन्यू मोबाइल देखना। 7-8 साल का बच्चा मोबाइल देखता है। मोबाइल पे फिर इन्होंने चेक किया कि ये क्या देखता है, तो यूट्यूब पे वो बराबर इसी टाइप के कुछ वीडियोस देखेगा, किसिंग के वीडियोस देखेगा, लाइक दिस। तो इतने अर्ली एज में बच्चों को ये बातें समझ में आना, ये बातें उसके माइंड में आना और वो उसे फॉलो करना, दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे ओनली मेंटल ही नहीं तो फिजिकली भी बच्चे में चेंज होते जा रहे थे। फिर उसे मेडिसिन दिए, मेडिसिन देने के बाद उसमें काफी चेंजेस आए, ये बातें काफी हद तक, काफी लेवल तक कम हो गई। उसका स्लैप करना बटक पे वो कम हो गया, टचिंग करना कम हो गया, उसका स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ा। लेकिन एक चीज अभी भी मार्केबल उसमें है, वो ये कि उसका माइंड कहीं तभी अप टू 5% डिस्टर्ब है। वो इस तरह से कि वो इस तरह के कुछ पिक्चर बनाता है, ड्राइंग करता है, जो जैसे कि भूत के हैं, कुछ ऐसे स्नेक, या फिर इल्यूजन डिल्यूजन जिस टाइप के होते हैं उस टाइप के पिक्चर बनाता है। तो अभी उससे जो मतलब उसको जो इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि अभी वो 12th पास हो गया और उसके बाद उसे ग्रेजुएशन करना है, जो ये रहता है, क्या बोलते हैं अपन, जो डिजाइन्स बनाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, आर्किटेक्चर। नो नो, आर्किटेक्चर नहीं। फाइन आर्ट्स। नो नो, एनिमेशन। हाँ, एनिमेशन। एनिमेशन, राइट। तो उसे एनिमेशन में ग्रेजुएशन करना है, तो उस फील्ड में चलेगा। लेकिन उसके जो पिक्चर्स है, वो जो ड्राइंग करता है, वो बहुत ही एबनॉर्मल पिक्चर्स होते हैं। वो पिक्चर में समझ में नहीं आता है कि इसने क्या बनाया। वो खुद ही बना बोल सकता है कि ये क्या है, वो खुद ही एक्सप्लेन कर सकता है कि ये क्या है। किसी के समझ में नहीं आता है कि इसने क्या बनाया और क्या बना रहा है। तो ये सब बातों का परिणाम उसके माइंड पे इस तरह से हुआ। लेकिन चलो उसे और एक राइट वे दे दिया कि भाई तू एनिमेशन में जा और एनिमेशन में ही ग्रेजुएशन कर। तो उसका और थोड़ा सा और माइंड पे
अच्छा परिणाम हुआ कि वो एनिमेशन में जाके थोड़ा सा माइंड एक सही डायरेक्शन में चले गए। तो इस तरह से ये बच्चे होते हैं। तो ये जो अर्ली एज में, मतलब जो सोरिक एज होती है, सोरिक एज में बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संभालना होता है, बहुत केयर लव उन्हें मिलने चाहिए, क्योंकि ये फेज ही ऐसी होती है कि इसमें अगर ये चीजें नहीं मिली, लव केयर नहीं मिला, तो ये बच्चे टर्न हो जाएंगे साइकोसिस में। और वो साइकोटिक, अगर साइकोटिक एंड सिपिलिस अगर गुड आए तो बहुत अच्छा, अगर वो बैड की तरफ गए तो फिर डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। यस, सो ये बहुत ही मेरे क्लोज फ्रेंड थे, और उनका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो एक 5-6 महीने पहले ही उस डॉक्टर लेडी की डेथ हो गई। सो सॉरी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओके, सो हम आगे चलते हैं। Yes. On the other hand, physically too, yes, he start growing, suddenly start putting on weight, the face and the body acquires rounded features. The child has shifted from SORA to psychosis to early in age. Such a child loses its childhood too early. अब इन बच्चों में ये मेंटल लेवल पे तो साइकोसिस में चले गए, अब ये फिजिकल में कैसे साइकोसिस इनमें ग्रो होगा? तो इन बच्चों में अर्ली एज में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, साइकोटिक टाइप के डिजीजेस, किडनी स्टोन. So he prematurely matures into an adult. The pity is that the child has skipped one phase in his life. Diseases which he starts suffering are also psychotic. He may be soon diagnosed as suffering from diabetes. Doctors diagnose this as juvenile diabetes, the childhood diabetes, and declare it as congenital or the genetic, but it is not a congenital or not genetic. ये only and only क्यों हुआ? Because of change of myosin. This is not true. This is neither diabetes insipidus nor due to the genetic aberrations. This is early onset of diabetes. The child who used to suffer from psoriatic or inflammatory and infection diseases like viral rhinitis, bronchitis, or recurrent diarrhea does not suffer from it anymore. Suddenly his tendency to take infection seems to have vanished. सोरा गया, infection गया. The diseases caused due to immune impairment in the endoderm is now suppressed to higher level or more important organs, that is pancreas. देखो infection कहाँ पे गया, कहाँ शिफ्ट हो गया, और धीरे धीरे पेनक्रियाज में सूडोसिस्ट होना या फिर पेनक्रियाटिक सेल डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, एट्रोफी ऑफ पेनक्रियाज. The type of defense, that is myasm, has also changed from SORA to psychosis. Either it starts chronic inflammation of pancreas or due to the arteriosclerosis sitting in too early to block the blood supply of islets of Langerhans of pancreas. Yes. तो जैसे जैसे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस अगर पेनक्रियाटिक आर्टरी में हो गए तो पेनक्रियाज को ब्लड मिलना, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, और ब्लड सप्लाई कम हुआ तो वहां पे एट्रोफी होना, और एट्रोफी एट द एंड
goes into the necrosis of pancreas, and the pancreatic cell islets of Langerhans completely become destroyed, and the child diagnosed as a permanent diabetes. This is a story of unfortunate children who sacrificed their childhood and prematurely mature due to the immaturity of parents, yes, who are solely responsible for their child going into psychosis access. There are other groups of children who suffer from different fate, the fate of psychosis less. कुछ बच्चे साइकोसिस एक्सेस में जाएंगे, कुछ बच्चे साइकोसिस लेस में जाएंगे। यहाँ पे जिन बच्चों में साइकोसिस मायाजम नहीं है और पेरेंट्स से उन्हें सोरा और सिफिलिटिक मिला है, वो बच्चे डायरेक्टली सोरा टू सिफिलिटिक में जाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, इसे इतना गुस्सा आता है कि अगर इसकी बात सुने नहीं तो डायरेक्टली कोई भी चीज फोड़ देता है। दिस इज सोरा टू सिफिलिस। यस, सो we have seen some children come to us for bad performance in the school. The story is very identical. Until the child was in the 5th grade, the child used to score well in all the subjects. He was considered to be one of the brilliant students. Only his health would not permit him to pursue his studies well. He used to suffer from recurrent asthmatic attacks or bronchitis. He did not respond to antibiotics and so was put under homeopathic treatment, which acted like a miracle. His attack have been much less as almost non-recurring. Body may or may not grow, but his performance at school has gone down. बहुत से बच्चों में हिस्ट्री मिलती है, बहुत से बच्चे इस हिस्ट्री से सफर होते हैं कि उनको जो इन्फेंटाइल एज होता है उनमें रिकरेंटली कोल्ड कोराइजा होता है, फीवर आता है, कोल्ड कोराइजा होता है, हर बार कुछ वेदर चेंज हुआ तो कोल्ड कोराइजा, कुछ मतलब उन्हें वैक्सीनेशन किया है कि कोल्ड कोराइजा, कुछ भी हुआ, कुछ खाने में आया तो कोल्ड कोराइजा। मतलब जो इन्फ्लामेटरी स्टेज है वो रिकरेंटली होती है इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड कोराइजा, राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। बट इन्हें इन इन्फेक्शियस स्टेजेस में इन्हें अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट मिली, कुछ सप्रेसिव ट्रीटमेंट मिले तो वो इन्फेक्शन सप्रेस होगा, then it goes to the bronchi and the child become the case of recurrent bronchitis, और धीरे धीरे फिर वो bronchitis bronchial अस्थमा में कन्वर्ट होते जाता है। So his body may or may not grow, but his performance at the school has gone down. He has started getting easy fatigue. This is the sign of psychosis. Easy fatigue. He sleeps at least needs more than 10 hours. Yes. It is difficult to awaken him. The children cannot score good marks in the mathematics or language, but do very well in science, especially scientific experiments. ये सब क्यों हो रहा है? ये चेंजेस इनमें क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ इनका सोरा यहाँ सप्रेस हो गया, और सोरा में वो सेंसिटिव थे, थोड़ी सी नींद भी उनके लिए सफिशिएंट होती थी, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट की वजह से उनमें ये चेंज आ गया कि उनकी सेंसिटिविटी चली गई, उनका इन्फ्लामेशन जो रिकरेंटली होता था वो चलेगा। नाउ ही बिकम लेजी, लिथार्जी, डल। तो धीरे धीरे बॉडी में डलनेस आएगा, बच्चा बैठे रहेगा, सोते रहेगा, खाते रहेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, मतलब सोरा चलेगा और साइकोटिक बढ़ना शुरू हो गया। जो बच्चा लीन थीन था, क्यूट दिखता था, एक्टिव था, बहुत ही फास्ट था, नाउ ही बिकम डल, इनएक्टिव इन स्टडी
एंड एज वेल एज एक्टिविटीज। अब वो इतना डल हो गया कि उसे कुछ भी बोलो हटेगा नहीं, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं पत्थर को पसीना आएगा लेकिन इसे पसीना नहीं आता, इतना डल होगा। लेकिन ये चेंज क्यों हुआ? ये चेंज कहां से आया? यस, सो they do become expert in handling electrical gadgets. Yes, sorry, it is difficult to awaken him. These children cannot score good marks in the mathematics or languages, but do very well in science, especially scientific experiment. They do become expert in handling electrical gadgets. They can even repair them. The mind works good in machines, computer, but cannot complete with study. Very often they are even stamped as dyslexic. Yes, कुछ बच्चों में इस तरह की भी हिस्ट्री मिलती है। These children become dyslexic. उन्हें recognition power धीरे धीरे कम हो जाती है ना। फिर यही बच्चे डी को बी लिखेंगे, बी को डी लिखेंगे, है ना, एम को डब्ल्यू लिखेंगे, डब्ल्यू को एम लिखेंगे, पी को क्यू करेंगे, क्यू को पी करेंगे। दिस इज डिसलेक्सिया। आप लोगों ने देखा होगा तारे जमीन पर, उसमें जो जिशान था उसे डिसलेक्सिया था, तो उसकी भी हिस्ट्री देखो कि कैसी है। उसे डिसलेक्सिक क्यों, मतलब ये जो फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं ये भी कितने स्टडी करते होंगे कोई भी टॉपिक पे अगर उन्हें फिल्म बनानी है। तो इन बच्चों में ये परिणाम क्यों है? तो आपने देखा होगा उस फैमिली में भी पेरेंट्स में कुछ ना कुछ अनबन होती थी, बनती नहीं थी। पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, फादर बच्चों को कुछ भी टाइम नहीं दे रहा, इस वजह से उस बच्चे के ऊपर परिणाम होते जाता है। नाउ ही बिकम डिसलेक्सिक। और उसमें और एक बड़ी मिस्टेक उनसे हो जाती है कि उसे वो हॉस्टल में डाल देते हैं। So physically the child does not grow in height, he becomes broad but stunted. Bony structure becomes prominent. In such cases the right brain may grow, left does not make progress. Sensitivity, creativity, imagination show tendency to growth but are brutally covered up by psychosis. Yes, यहाँ से उनकी सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पूरा चलेगा। नाउ he become pure case of psychosis, dull, है ना। yes. तो इन बच्चों में, कुछ बच्चों में जो गैजेट्स होते हैं जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये हैंडलिंग पावर भी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उनका लेफ्ट ब्रेन टोटली फॉल्टी होगा एंड राइट ब्रेन इज prominent. Yes. So there are some cases where opposite happens. Creativity, imagination take a back seat. The left brain dominates growth on make him a good leader and ideal businessman at the young age. जैसे राइट ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है और लेफ्ट ब्रेन बैक सीट पे जाके बैठ गया, मतलब लेफ्ट ब्रेन में जो इंप्रूवमेंट होनी थी बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस वो स्टॉप हो गई और राइट ब्रेन बढ़ना शुरू होगा। फिर जैसे राइट ब्रेन बनेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसमें वो डोमिनेंस आना शुरू हो जाएगा। फिर घर में ये डिक्टेटोरियल बनेगा, डोमिनेंट बनेगा, मदर फादर पे इनकी बात ना सुनना, डिसोबीडियंट, करेजियस, किसी भी चीज को हाथ लगाना, एक्स्ट्रा करेज दिखा देना, झगड़े लाना स्कूल से, है ना। कुछ कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली राइट ब्रेन की वजह से पैसे की तरफ टर्न होते हैं। फिर कुछ पेरेंट्स के अगर बिजनेस है तो ये बच्चे उस बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। फादर को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा
को बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आता है, हिसाब आता है, ये बराबर कैलकुलेशन करेगा, है ना, कस्टमर से पैसे लेता है, बराबर रिटर्न देता है, पूरी सब तरफ ध्यान, लेकिन कुछ तभी रॉन्ग भी हो रहा है ना, उसका लेफ्ट ब्रेन ग्रो होना स्टॉप हो गया, ओनली राइट ही बढ़ रहा है, उससे जो सेंसिटिविटी वो चली गई। बाद में ये भी अपने बच्चे के साथ उसी तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी उसमें है ही नहीं। ये प्योरली डोमिनेंट बिजनेसमैन बनेगा। He give the importance to money, only money in his life. फिर किसी की मजबूरी, किसी का अगर कोई टेंशन है, किसी का कोई ग्रीफ है, वो कभी नहीं सुनेगा। तो कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा भी हो रहा है, साइकोसिस उसमें प्रोमिनेंट आ गया, लेकिन सोरा कंप्लीटली चले गया। yes. So this different aspect of the selective growth retardation needs to be considered while arriving at a minimum to cure. तो इन्हीं सब बातों को हमें देखना होता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस फैमिली में थे, किस तरह का एटमॉस्फेयर फैमिली में था, किस तरह से रिलेशनशिप मदर फादर में थी, जिसका परिणाम इस बच्चे के ऊपर हुआ, और इसके गियर मतलब इसके माइजम इतने फास्ट चेंज हुए, सोरा टू साइकोसिस टू सिफिलिस। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हिस्ट्री के लिए। The above predicament of a child are seen to be precipitated very often in the children wherein either of the patient is very strict. A strict father beating a child often to induce discipline is countered by the sensitive child first by whipping. देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सर ने यहाँ दिया है कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते हैं तो कितने दिन बच्चा उसे सहन करता है ना। स्टार्टिंग में वो डरेगा, है ना, अगर उससे कुछ गलती हुई, उसे मालूम है कि फादर डांटेंगे या फिर मारेंगे, तो वो पहले ही वो डर के बैठेगा, उसके माइंड में ये कंटिन्यूस चलेगा कि पापा ऑफिस से कब आएंगे, पापा ऑफिस, वो मम्मी को 10 बार पूछ लेगा कि पापा कब आएंगे, पापा आ गए क्या। बेल बजती है तो ये बिल्कुल श्रिक हो जाता है, पापा आ गए। दिस इज सेंसिटिविटी, ये टिमिडिटी है ओनली, और ये अच्छी बात है। दिस इज गुड थिंग बिकॉज सोरा इज नाउ प्रोमिनेंट, है ना। बट जैसे फादर आते हैं, फादर उसे बहुत जोर से डांटते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है इसने कुछ किया है तो फादर उसे डांटेंगे, बहुत डांटेंगे, रोज से कूड़ के बैठ जाता है। ये भी ठीक है, दिस इज सोरा। अगर उससे और नेक्स्ट डे वही सेम गलती होती है, मिस्टेक होती है, तो फादर अभी उसे ओनली डांटेंगे नहीं, फादर उसे मारेंगे। जब मारेंगे तो वो बहुत डर जाएगा। पहले तो एंजाइटी थी, अब उसमें फियर आ गई। अगर ये बार बार होता है, 3rd डे पे भी होता है, 4th डे पे होता है, उसे बार बार मार बैठती है, तो अब उसकी सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। अब उसे पता है फादर आने वाले हैं और मुझे डांट या फिर मार देने वाले। अब देखो कॉम्प्रोमाइज कहां हो रहा है, माइंड किस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना। फिर वो खुद होके जाके बोलेगा कि पापा आज भी मेरे से वो गलती हो गई। देखो वहां पे करे जाना शुरू हो गया, वो खुद, अब उसका डर भी चले गया, वो खुद होके जाके बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गई। पापा बोलते मुंह लेके मेरे पास आ रहा है, देखो इतने भी शर्म नहीं, मेरे सामने आके बता रहा है ऊपर मुंह करके, ये ले एक था, है ना। उसका माइंड सोचता है इससे भी नहीं काम जमा, अब मुझे और कुछ सोचना चाहिए। तो कुछ बच्चे जो लेस साइकोसिस वाले होते हैं वो क्या करेंगे, वो छुपाएंगे, स्लाई बनेंगे, डिसीटफुल बनेंगे,
फिर वो बच्चे, क्योंकि वो शैलो साइकोसिस में जा रहे हैं, लेस साइकोसिस में जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, खुद को छुपाएंगे, बोलेंगे मैंने किया ही नहीं, झूठ बोलेंगे, हाइड करेंगे। दिस इज शैलो साइकोसिस। नहीं, मैंने किया ही नहीं, किसी और ने किया होगा, मैंने हाथ ही नहीं लगा, मुझे मालूम ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं। दिस इज शैलो साइकोसिस। और जिनमें एक्सेस साइकोसिस है, हाँ किया, फिर मारना है, मारो, लो मारो, शर्ट निकाल के पिताजी के सामने मारो, तुम्हारे में जितनी ताकत है मारो। दिस इज साइकोसिस एक्सेस, बट इट इज मोर डेंजरस। अब बच्चा डर नहीं रहा है, फादर से भी नहीं डर रहा है, किस तरह से चेंज होते जा रहा है देखो माइंड में, उसी तरह से बॉडी में चेंज होगा। जिसमें शैलो साइकोसिस है उसकी हाइट हो सकती है स्टंटेड हो जाए, और जिसमें एक्सेस साइकोसिस आ गया वो कुछ ही साल में फादर से भी बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा, फादर से भी बड़ी हाइट। दिस इज साइकोसिस एक्सेस। पेरेंट्स को लगता है मेरे बच्चे को बहुत हम अच्छी खान पान दे रहे हैं, बच्चा बहुत अच्छा बढ़ रहा है। नो, दिस इज डेंजर। फिर कुछ दिन बाद अगर उसमें सिपिलिटिक आ गया ना, तो वो बाप का भी हाथ पकड़ लेता है, मुझे कुछ नहीं बोलना। तो ये हो गया चेंजेस ऑफ माइज्म। So their skin, this sensitive children gets hurt but cover it up, do not show, hide their feelings, and then go and weep in privacy. We can literally see the eyes flooded with tears, not allowed to let down. Their skin gradually becomes dry. जैसे आंख ड्राई हो गई वैसे स्किन भी थिक होना शुरू हो जाती है, कितना भी मारो कोई फर्क नहीं पड़ता। The skin become thick. Their palms almost show corny thickness. Yes. Their hair become dry and rough. बाल भी ड्राई होके रफ होना, जाड़े होना, थिक होना शुरू हो जाते हैं। और कर्ली, their hair are difficult to comb and are shortly and compressed like a cap to the skull. All these are, और जो बच्चे सिपिलिटिक में जाएंगे उनके हेयर्स कैसे होंगे, जो साइकोसिस में हो तो कर्ली, थिक, इस तरह से होंगे, ड्राई हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे सिपिलिटिक में जाएंगे अर्ली एज में, उनके बाल इतने स्ट्रेट होते हैं कि कितना भी कोम करो वो नीचे बैठेंगे ही नहीं। या फिर बाल हेयर्स पूरे व्हाइट होना शुरू हो जाएंगे, बाल्डनेस आना शुरू हो जाएगा, और ऐसे उनके बाल ऐसे लाइव बाल दिखेंगे नहीं, से डर्टीनेस, रफनेस, ड्राइनेस, बालों को मतलब क्या बोलते हैं उसे, बीच में से कट होके उसके एक बाल के दो दो तीन तीन बाल हो जाना, लाइक दिस। तो इस तरह से बाल होंगे सिपिलिटिक में। So their hair are difficult to comb and are short and compressed like a cap to the skull. All these are amply evidence of lost childhood, lost love, lost fear-filled life. Yes, fear-filled life, like a magnesium, natrum, mercury, muriaticum, very often have such hairs. As all these lost childhood children grow up, they start various acquisitions. Some children buy perfume, some of them share luxuries and luxurious product, and some develop sex as a prerogative. Yes. So this is the precipitating of psychosis.
ड्यू टू पेरेंट्स। यस, सो आज हम यही रुकते हैं, कल हम देखेंगे आगे का इमोशंस, फियर्स, लाइक दिस। तो किस तरह से इमोशंस चेंज होते हैं, इमोशंस पे इफेक्ट होता है, देन फियर आती है ना, हैप्पीनेस, मर्थ, लाइक दिस। कितने टाइप के फियर्स, साइकोटिक फियर्स है, देन ग्रीफ, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन, लव, लाइक दिस। सो आगे हम बाकी इमोशंस देखेंगे कल। तो आज के इस सेशन से क्या सीखने को मिला? कैसा लगा? Yes, somebody. Please unmute and share your gain knowledge. What you have gained from this, what you have got from this lecture. Yes. Hello. Yes, Dr. Kanse. Yeah. So basically, upbringing of children. इसमें is a role of मतलब how the parents का the way the parents make them upbringing के time पे जैसा parents का synchrony जैसे उसमें रहता है, उसका effect how the what effect can bring the children's emotions disturbed. That's been explained today in this lecture. और इसमें ऐसा होता है कि there are some children because of all this environment, homely environment, can lose their sensitivity and they become more sensitive and from storage to psychosis to syphilitic stage also. And at the same time, psychosis, there are the two stages as we have read through. That is shallow psychosis and there is the excess psychosis. Shallow psychosis, the children will be more of a silently behaving, they may be liar and all this. Or excess psychosis means that they will be very bold and they will be fearless also. So in short, the what means how the parents are bringing up them or what their interpersonal relationship is there in front of children that makes them, or how the parents are strict to the children, that also makes them grow while they are growing, makes them happen to know like the changes in themselves from sensitivity to other different stages. So this is what we could understand. And दूसरा एक चीज ऐसा है कि सर अभी तो आजकल कोई हाथ भी नहीं लगाता है बच्चों को, तो उनका सेंसिटिव का कैसा होता है? मतलब from our side we have got a lot of hits and lot of strict parents since childhood. We have bringing up in that attitude. So abhi now still children are in different way they are growing. Yes. Should be compared. देखो ना, हम बोलते हैं आजकल का जनरेशन बहुत फॉरवर्ड है ना, बहुत एक्स्ट्रा फॉरवर्ड जनरेशन आ रहा है। बच्चे एकदम मतलब इतने टैलेंटेड, हर चीज में टैलेंटेड, और एक्स्ट्रा टैलेंट, किसी ना किसी चीज में उनमें एक्स्ट्रा टैलेंट मिलता है। और देखो इमोशनल पार्ट थोड़ा कम होते जा रहा है बच्चों से, बच्चों के माइंड में से, है ना। बच्चे ओनली फादर मदर को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, कोई रिलेटिव से अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि उस तरह से बच्चों में जीन्स पेरेंट से जा रहे हैं। बच्चों पे जो संस्कार बचपन से हो रहे हैं, मतलब उनका सोरा जो हर चीज के लिए होना चाहिए वो लिमिटेड होते जा रहा है, और ये बच्चे अर्ली एज में ही साइकोसिस में जा रहे हैं। इसीलिए आप देखो कि कितने बच्चों में कितने डिजीजेस का प्रमाण बढ़ गया। कोई भी पेडियाट्रिक हॉस्पिटल आपको खाली नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस। यस, But hyperactive children भी रहते हैं ना, hyperactive children, ADHD children, है ना, so are getting like lot of
tissues. ऐसा नहीं है कि हर चीज के, हर डिजीज के लिए ओनली इस तरह से लव अफेक्शन नहीं मिलना है, फिर अटेंशन लव घर में बच्चों को नहीं मिल रहा तो कुछ मतलब इस टाइप के डिसीजेज होंगे, या फिर तो जो जितने टाइप के डिजीज आएंगे उसके रीजंस भी अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक ही रीजन एकदम 100% है करके, हमें और भी चीजें देखना जरूरी होता है। अगर हाइपर एक्टिव चाइल्ड है तो क्यों हाइपर एक्टिव हुआ, क्यों, तो फिर इन बच्चों में प्रेगनेंसी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है कि माँ को ऐसा क्यों लगा कि मेरा बच्चा बहुत एक्टिव होना चाहिए, या फिर मुझे मतलब मदर की भी कुछ फीलिंग्स, कुछ इल्यूजन्स उस टाइम पे होंगे कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मुझे चांस नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ और भी बातें होंगी जो हमें हिस्ट्री से, मदर हिस्ट्री से ड्यूरिंग द 6, 7, 8, 9 मंथ में उसके साथ जो भी हुआ उसके उस इवेंट में, मतलब जो भी घटना हुई उसमें क्या उसकी रिएक्शन थी, इमोशंस थे, वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि यही एक रीजन हो, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं। यस। और सर ऑर्गेनल में कोई तो अभी फुटनोट में भी दिया है कि लाइक मदर्स रेमेडी इज अ चाइल्ड्स रेमेडी, तो वो ऐसा कौन से स्टेज ऑफ चाइल्ड तक वो रेमेडी मतलब वी कैन कंसिडर, और इज इट लाइक दैट? क्योंकि उसका ऑर्गेनल में फुटनोट में मेंशन किया है कि मदर्स। कौन से फुटनोट में आप बताओ ना मुझे। फुटनोट कल पढ़ के बताता हूँ सर, आई चलो डोंट बट इट इज देयर। आप, हाँ आप पढ़ के बताओ, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, अगर हैनीमैन इंडिविजुअलाइजेशन को इम्पोर्टेंट देते हैं तो जब बच्चा बाहर आता है, वो बर्थ लिया है, तो उसका इंडिविजुअलाइजेशन स्टार्ट हो गया, राइट। लेकिन जब तक वो इन द वूम है, वहां हो सकता है कि मदर्स रेमेडी इज द चाइल्ड्स रेमेडी, लेकिन आफ्टर बर्थ उसका आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, इसलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है तो फिर हमें उसे मदर का और बच्चे का दोनों का कंसिडर करना पड़ेगा। थैंक यू। यस। सो और किसी को कुछ पूछना है या फिर हम ही क्लोज कर दें? द टाइम इज ओवर, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम 4 बजे मिलेंगे, 4 बजे हम आगे का इमोशन, साइकोटिक इमोशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. या बाय बाय, सी यू, टेक केयर। Thank you, sir. या थैंक यू।